बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय साई की वन लाइनर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार का जो करंट अफेयर है वन लाइनर के फॉर्म में, जो पूरा 2023 था, 2023 का पूरा करंट अफेयर है इसमें। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो 2023 के जितने भी करंट अफेयर हैं बिहार से रिलेटेड वो सब आपको रिवाइज हो जाएगा। और 2024 तो भी चल रहा है, उसको आप अलग से पढ़िएगा। ये पूरे 2023 का दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो ध्यान से देखना है और उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2023 का जितना भी करंट अफेयर होगा सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लाया गया 2023 से 28 के लिए लागू हो गया है। क्या कृषि रोड मैप है कृषि के लिए, ये चौथा कृषि रोड मैप है, 4th नंबर का। ये कब से कब तक लागू रहेगा? 2023 से लेकर 2028 तक लागू रहेगा, जिसके लिए राज्य को कितना दिया गया है? 16,226। 16,000 नहीं है, और ज़्यादा है, देखो कितना है, 162, यानी कि 1,62,000, 1,62,268 करोड़, 0.78 करोड़ खर्च किए करेगी। मतलब इतना खर्च करने का मतलब प्लान बनाया गया है। कितना? 1,62,268.78 खर्च किए जाएंगे। किसके लिए? कृषि के लिए खर्च किए जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है, पहला नहीं बहुत अच्छा निकल के आया। सेकंड बढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने, एनजीटी का क्या होगा? एक्सप्लेन फॉर्म का राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने का नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4 करोड़ जुर्माना। देखो ये बहुत खराब स्थिति है बिहार के लिए। 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया किस पे? बिहार सरकार पे। किस लिए? क्योंकि एनजीटी ने लगाया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने क्यों लगाया? उन्होंने बोला ठोस कचरा और तरल कचरे को आप अलग ठीक से नहीं करवा रहे हैं। ये सही बात भी है, जब कूड़ा लेने वाला आता भी है तो सारा कचरा एक ही में लोग डाल करके चले जाते हैं। लोग अलग अलग करके रखते भी नहीं है और ना ही कूड़ा वाला लेता है अलग करके, सब एक साथ में लेके चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक गड़बड़ है। इसी कारण क्या 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा बिहार सरकार पे। तो जितने भी बिहार से लोग हैं, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखा करें। गीले कचरे के लिए क्या है? ग्रीन डब्बा होता है, और मतलब जो सूखा कचरा होता है, जो कि गीला और सूखा कचरा का मतलब ये होगा क्या? जो गीला कचरा होता है कि क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलकर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खाद बन जाता है। सूखा कचरा जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, प्लास्टिक वगैरह का क्या सूखा कचरा है, समझ गए? तो वही होता है, थोड़ा समझना भी जरूरी है, शिक्षित होना भी जरूरी है कि नहीं। लोगों को समझाएंगे तो लोग समझेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है। लेकिन ये पहले का 2023 का न्यूज़ था। अब इसको क्या करना है, याद नहीं रखना है। राष्ट्रीय जनगणना ऑलरेडी हो चुका है, याद रखना है। 2023 में राष्ट्रीय जनगणना ऑलरेडी बिहार के अंदर हो चुका है, क्लियर है, तो इसको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गया जिले में अंतरी थाने के तपेवन में काले पत्थर के विष्णु, गणेश आदि जी की प्रतिमा मिली है, जो कि कुषाण कालीन है। सोच लो, गया जिले के किस थाने के अंतर्गत आता है? अतरी थाने के अंतर्गत। कौन सा जगह पे है? तपोवन। तपोवन जगह का नाम है। तपोवन में क्या मिला है? पत्थर की क्या मिला है? काले पत्थर का मिला है, ब्लैक 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 स्टोन का क्या मिला है? विष्णु और गणेश जी का क्या मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला है। जो कब का है? ये किस कुषाण कालीन का है, यानी काफ़ी पुराना है, कुषाण के समय का एक ये मूर्ति है, ये माना जा रहा है, समझ गए। यानी काफ़ी पुराना मूर्ति मिला है। कहाँ मिला है? तो गया जिले के अतरी थाने के अंदर तापेवन में मिला है, विष्णु और गणेश जी का मूर्ति। अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेगूसराय के निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बोला क्या था आपको, जब पिछले क्लास में क्या आपको बोला था कि जो खेल खिलाड़ी से रिलेटेड होगा उसमें प्लेयर का नाम आपको याद नहीं रखना है। जो भी आपको ध्यान देना है वो जो करंट अफेयर में ध्यान देना है। जो करंट अफेयर में नाम आएगा उसको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि सबको रट गया, ऐसे नहीं। जो करंट अफेयर में आएगा उन्हीं का नाम सिर्फ याद रखें। क्यों? क्योंकि वही एग्जाम में आएगा, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे आ गया, बेगूसराय की है, महिला का नाम कारण है, इनका नाम है निर्जला जी, नाम है। ये बालिका हैं, लड़की हैं, अंडर 17 17 साल की है मात्र। एक कुश्ती में रजत पदक लाई है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। निर्जला है कहाँ की? बेगूसराय की। अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक लाई, यानी कि सिल्वर मेडल लाई है। नेक्स्ट बढ़ता है, दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। कितना अच्छी बात है, बिहार के लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। दरभंगा के, इनका नाम है चंद्रशेखर, इनको स्टार्टअप इनोवेशंस इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर के क्षेत्र में इनको क्या मिला? बेस्ट अवार्ड का मिला है इनको। यानी आईटी सेक्टर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनोवेशन करा है, इनके लिए इनको दिया गया है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर कहाँ से है? दरभंगा से हैं। जो भी दरभंगा से बच्चे होंगे इनसे मोटिवेशन लेना है, जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं उनसे सीखना है उनको, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि अपने जिला में कौन हो रहा है, कौन बड़ा ना काम किया, कोई जानता भी नहीं है। तो कम से कम अपने जिला के बारे में जानकारी रखिए, है कि नहीं। बिहार के गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, तो सुनकर अच्छा लगा। बिहार में क्या है? गरुड़ की संख्या 720 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ है? तो बिहार के अंदर है। सोच लीजिए, सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ है? तो बिहार के अंदर, क्लियर है। आपका स्टैटिक भी हो गया, आपका करंट भी हो गया। दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध पे मिली है। एक नया प्रजाति मिला है, दुर्लभ प्रजाति मतलब एकदम
एक्सेप्शनल मिलता है ऐसा। सोनकंठी गोरैया, सोनकंठी गोरैया मिला है, कहाँ मिला है? बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिला है, भीम बांध में मिला है ये कौन सा? सोनकंठी गोरैया मिला है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने वाली पहली योजना बागमती बेलवाधार बूढ़ी गंडक लिंक, पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। मतलब छोटी नदियों को जोड़ने का मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर, और अंदाजा लगा जा रहा है मतलब ऑलरेडी तो हो गया होगा क्योंकि 2023 का न्यूज है। ये जोड़ने वाली पहली योजना है ये, जिसमें क्या इसको जोड़ा जा रहा है? बागमती को जोड़ा जा रहा है, नदी का नाम बोल रहा हूँ ये, बागमती बेलवाधार और बूढ़ी गंडक, तीनों नदियों को क्या कर रहा है? जोड़ा जा रहा है, लिंक करा जा रहा है। क्लियर है? बागमती और बेलवाधार और बूढ़ी गंडक को लिंक करने का पहला चरण है, ऑलरेडी पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बिहार में पहली बार नदी जोड़ने की परियोजना चली, जिसमें बागमती बेलवाधार और बूढ़ी गंडक को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब तक यह निधि 350 करोड़ थी। वाह, आकस्मिकता निधि मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, यानी अचानक से कुछ हो गया। आकस्मिकता का मतलब यही होता है, आकस्मिकता मतलब क्या? अचानक से होना, समझ रहे? तो बिहार आकस्मिकता निधि के में वर्ष 2023-24 में क्या करा गया? 10,000 करोड़ कर दिया गया, यानी उसका जो बजट है उसको 10,000 करोड़ कर दिया गया। यानी इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो पैसे कमी नहीं होना चाहिए। पहले बहुत कम था, पहले उसका ऑलरेडी 350 करोड़ था उसका बजट। 350 करोड़ में कैसे होता काम? नहीं होता था। अब कितना कर दिया गया? 10,000 करोड़ कर दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश में पहला स्थान। वाह, देखो बिहार नंबर 1 पे आया है। किस क्षेत्र में आया है? ये आप सबको सीखना चाहिए, पूरे देशवासी को ये समझना चाहिए। क्या लिखा? केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में दिया है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी में जारी किया गया था 2023 के अंदर। राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले देश में पहला स्थान मिला। जल जीवन सर्वेक्षण, यानी जल से रिलेटेड जीवन सर्वेक्षण मतलब समझ गए? जल जीवन सर्वेक्षण पानी की होगा, पानी में रहने वाले जीवों के सर्वेक्षण किया जाएगा, सबको मिला कर मतलब जल के मामले में नंबर 1 पे कौन आया? हमारा समस्तीपुर जिला आया। बिहार का समस्तीपुर जिला देश भर में पहला स्थान पे आया, जो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी। देखो अब बिहार को क्या जोड़ा जाएगा? काठमांडू कहाँ पड़ता है? काठमांडू को पता ही होगा कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है कि नहीं? तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल से, पूर्वी चंपारण के रक्सौल से कहाँ चलेगी? काठमांडू के बीच में ट्रेन चलेगी। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 2 देश को जोड़ रहा है बिहार, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच में ट्रेन चलाई जाएंगी, बहुत अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 10 प्रमुख राज्यों में बिहार के सबसे कम 80 पुलिसकर्मी हैं, जबकि पंजाब में 273 है। 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम 80 पुलिसकर्मी हैं, जबकि पंजाब में 237 है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम 80 पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में 237 है। वही महिलाओं की हिस्सेदारी, इसको रहने दीजिए। इतना सिर्फ इसमें याद रखिए कि बिहार का जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम रहा है, महिलाओं की हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा याद रखना है। ये इतना याद रखिएगा, महिलाओं की हिस्सेदारी जो है बिहार पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा है। पूरे अगर स्टेट में निकालेंगे पूरे भारत भर में, तो इतना ध्यान रखना है कि जो महिलाओं की हिस्सेदारी है बिहार के अंदर पुलिस के क्षेत्र में, पुलिसकर्मी के क्षेत्र में, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि बिहार के अंदर जो महिलाएं आपको ज़्यादा दिख जाएगी पुलिस के सेक्टर में, बिहार पुलिस में आपको दिख जाएगी। लेकिन वही मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में महिलाएं जो है पुलिस में काफ़ी कम है। तो ये अच्छी बात है, बिहार के अंदर महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, वो भी क्या कर रही है? अपने लिए लड़ सकती हैं कि नहीं? तो यहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा है पुलिसकर्मी बनने में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम है। ये 2 पॉइंट याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं, बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गायाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। सोच लीजिए कौन किसको दिया गया है? गंगा जल आपूर्ति योजना को दिया गया है। साथ में गंगा नदी के गया में कौन है? फल्गु नदी, गया में फल्गु नदी है, पर उसे बनाया गया है कौन सा डैम? गयाजी डैम बनाया गया है। उसको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार? तो CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गंगा जल आपूर्ति योजना और साथ में गया के फल्गु नदी में बने गयाजी डैम को कौन सा अवार्ड दिया गया? CBIP अवार्ड दिया गया 2022 का। ठीक है, 50 से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार देश में दूसरा स्थान है। ये बहुत खराब स्थिति है बिहार का, ये ध्यान देना। 50 साल से ज़्यादा लंबा केस पड़ा हुआ बिहार के अंदर, सोच सकते हैं आप।
और इसके मामले में बिहार क्या है, दूसरे नंबर पे आता है पूरे भारत भर में, यानी कि फर्स्ट पे कोई और होगा वहाँ और भी ज़्यादा केस होगा पुराना पुराना, लेकिन बिहार में सेकंड नंबर पे आता है कि 50-50 साल पुराना यहाँ केस पड़ा हुआ है, जो कि बहुत दयनीय स्थिति, बहुत खराब स्थिति है। इसको जो हमारे देख रहे होंगे बिहार सरकार के लोग, ये तो देखो ध्यान देना चाहिए, क्या कोर्ट को अच्छे से दुरुस्त करना चाहिए, है कि नहीं। 50 साल से ज़्यादा लंबित मामले हैं बिहार के अंदर, और भी पूरे भारत में सेकंड रैंकिंग कर रहा है, बहुत घटिया स्थिति है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, तो पहले से पता होगा आपको कहाँ है, पूर्णिया के अंदर है। और यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, आधुनिक डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। कितने करोड़ का है ये, 15 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने 3 जीके हमको आ गया। ये केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के अंदर कहाँ है, तो पूर्णिया के अंदर है। डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया है, तो ये पूर्णिया में लगाया गया केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में। कितने हज़ार खर्च हुआ, तो 15 करोड़ खर्च हुआ। क्लियर है, कितने पैसे खर्च हुआ, तो 15 करोड़ खर्च हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन रहा। वाह, बिहार खेल प्राधिकरण के सहयोग से क्या करा गया, साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित किया गया था खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग। कौन सा था, खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग, यानी कि महिलाएं भाग लेगी साइकिलिंग के अंदर, और इसमें बिहार क्या रहा, ओवरऑल चैंपियन रहा, यानी कि बिहार इसमें जीता। सोच लीजिए, जो साइकिलिंग में महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन करा, अच्छी बात है। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियनशिप उप विजेता बनी है बिहार की टीम। उप विजेता का मतलब सेकंड नंबर पे आना, उप विजेता मतलब क्या, फर्स्ट कोई और आया, सेकंड नंबर पे आता। भुवनेश्वर में हुआ था महिला रग्बी चैंपियनशिप, महिला रग्बी चैंपियनशिप क्या सेकंड नंबर पे कौन आए, तो यह बिहार का टीम आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भुवनेश्वर में हुआ था कौन सा, महिला रग्बी चैंपियनशिप, और उप विजेता कौन बना, तो बिहार का टीम बना। क्लियर रहेगा, आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ बना शुरू हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार का तो पहला है ये, लेकिन देश का ये दूसरे नंबर का है। कौन सा कॉलेज है, फॉरेस्ट्री कॉलेज, कहाँ में है, तो मुंगेर में ये शुरू हो गया है, याद रखना है। पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट्री कॉलेज पूरे देश भर में कितने हैं, तो 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे बिहार के अंदर है, और ये बिहार का क्या पहला है। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। एथलीट्स मीट के अंदर बिहार ने 3 गोल्ड मेडल जीता, और साथ में 7 गोल्ड सहित 7 मेडल, टोटल 7, जिसमें 3 गोल्ड मेडल है। ठीक है, और बिहार में हुए एथलीट्स मीट में, मतलब ये कुल मिलाकर गेम हुआ, उसके अंदर बिहार ने 3 गोल्ड जीता और 7 टोटल मेडल था। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया के दूसरे स्थान पे है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा पहला स्थान पे। नीति आयोग ने पहला तो ये जारी किया है, ठीक है। इसमें बोला है कि देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ क्या, चेंज डेल्टा, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया। इसमें क्या हुआ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 5 जिलों गया जो है वो दूसरे स्थान पर रहा पूरे देश में। गया था पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। और बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो शेखपुरा रहा ये पहला रहा, और पूर्णिया जो रहा तीसरा स्थान पर रहा। ये पूरे क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का रैंकिंग है, ये सिर्फ बिहार के रैंकिंग नहीं है, पूरे भारत के साथ कंपेयर करा गया है। जिसमें गया जो आया ओवरऑल परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पे आया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शेखपुरा है पूरे भारत में नंबर 1 पे आया है। लेकिन किसमें, आकांक्षी जिलों के अंदर 112 आकांक्षी जिलों के अंदर में मतलब बनाया गया, 112 जिलों के अंदर पहला शेखपुरा है। ठीक है, वही बात करते हैं, पूर्णिया जो है तीसरे स्थान पर आया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का बिहार दिवस थीम होगा, ऑलरेडी हो चुका है। बिहार दिवस कब मना था को आंसर करके बताना है, डेट बताइएगा। ठीक है, तो बिहार दिवस का जो थीम था वो क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये था बिहार दिवस 2023 का थीम। ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुखिया बबीता कुमारी के साथ महिला समूह की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति देगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वाह, मुखिया इनका नाम क्या है, बबीता कुमारी है। ठीक है, इनको राष्ट्रपति कौन सा अवार्ड देगी, तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान देगी। इन्होंने जल को सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए इनको दिया जाएगा कौन सा अवार्ड, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया जाएगा इनको। नाम है बबीता कुमारी। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। किस क्षेत्र में है,
बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परफॉर्मेंस ऑन क्या है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भागलपुर में कौन सा है इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये बिहार का अव्वल आया है, यानी कि नंबर 1 पे आया है। वही एनआईटी पटना का 18वें स्थान पे है। सोच लीजिए, एनआईटी पटना जो है 18वें स्थान पे है और बिहार का भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 1 पे आया है। बहुत अच्छी बात है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। 2023-24 का बजट कितना था, तो याद रखना 2,61,850 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया है। और बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, वो ये पूछ सकता था 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर क्या रहा है, तो 10.98 लगभग 11% आर्थिक वृद्धि दर रहा है बिहार के अंदर। ठीक है, यानी कि लोगों का आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधरा, 11% तक सुधरा, ये बोला जा रहा है। टोटल बजट आपसे पूछ सकता है 2023-24 बजट कितना था, तो 2,61,885 करोड़ था बिहार का बजट, याद रहेगा। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30 पहुँच गई है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022 का रिपोर्ट है कि देश में बेरोजगारी कितना 8.5% बढ़ चुका है, 8.5% हो चुका है बढ़ के देश का बेरोजगारी, ये लिखा हुआ है। वही बिहार में बेरोजगारी दर 19.1%, काफ़ी ज़्यादा बिहार के अंदर बेरोजगारी है। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, कोई किसी का रोजगार नहीं है, लगभग 19%, लगभग 80% लोगों के पास ओनली रोजगार है, उसमें से आधा तो किसान ही होंगे। और लगभग 19 यानी 20% लोग क्या है बेरोजगार हैं बिहार के अंदर, जो बहुत ख़राब स्थिति सुधारना चाहिए। और पूरे देश में 8.5%, और बिहार का कितना है 19% है, बहुत घटिया स्थिति है इसके मामले में। बिहार में प्रदूषण की वजह से जानने के लिए एनआईटी कानपुर करेगा रिसर्च। बिहार में प्रदूषण की वजह, प्रदूषण क्यों हो रहा है बिहार के अंदर, इसका वजह जानने के लिए आईआईटी कानपुर क्या करेगा, रिसर्च करने वाला है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे क्या हैं कुपोषित हैं, बहुत खराब स्थिति है। इसके अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक 5वां बार किया गया, ठीक है। इसके अनुसार बिहार में 63% जो महिलाएं हैं और साथ में 69% जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, इनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा। ये बहुत घटिया स्थिति है, मतलब बिहार के अंदर 63% महिलाएं ठीक से खाना नहीं खा पा रही है, और बच्चों की बात करें तो लगभग 69% जो बच्चे हैं कुपोषित हैं। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तो मतलब 5वां मतलब जो सर्वेक्षण करा गया उसका ही रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए सरकार को, और इसको याद भी रखना होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। पटना के फतुहा में कौन सा बनाया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया जाएगा। कहाँ, बांका, बिहार के बांका में 3 दिन का क्या मनाया जा रहा है, मंदार महोत्सव मनाया गया। पूछ सकते हैं कि मंदार महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो डायरेक्ट बोलना है बांका में। कितने दिनों के लिए मना, तो 3 दिनों के लिए मनाया गया। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई, बहुत अच्छा न्यूज है। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर में वन क्षेत्रों में क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार के अंदर है कि नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गया है, जो कि गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है। बिहार में जातीय आधारित गणना के अनुसार 3.50 करोड़ परिवार हैं और 2011 की तुलना में 1.68 करोड़ ज़्यादा। बिहार में जातीय आधारित गणना गणना के अनुसार 3 के लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ परिवार हैं। परिवारों की संख्या है, ये लोगों की संख्या नहीं है। ये 2000 बिहार में जातीय आधारित जनगणना के अनुसार क्या बोला गया कि 3.5 करोड़ परिवार हैं टोटल बिहार के अंदर, और 2011 की तुलना में कितना 1.61 करोड़ ज़्यादा है, यानी कि इसमें से 1.61 करोड़ घटा दोगे तो 2011 का रिपोर्ट निकल जाएगा। अभी कितना है, अभी कितना है, ये सिर्फ याद रखना है आपको कि 3.5 करोड़ परिवार हैं बिहार के अंदर, संख्या नहीं सिर्फ परिवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय किसानों के प्रति परिवार औसत मासिक आय कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसानों के प्रति परिवार औसत मासिक आय जो है इतना है। अगर पूरे भारत का देखा जाए तो पूरे भारत किसान का कितना कम है, 10,218 रुपया मासिक आय, ओनली 10,000 लोग महीने कमा रहा है हमारे भारतीय किसान। बहुत घटिया स्थिति है जिसके अंदर। और बात करें देश में, मेघालय जो है 29,000 के साथ शीर्ष पे है। मेघालय की स्थिति बहुत बेहतर है, वहाँ के जो किसान हैं लगभग 29,000 कमा रहे हैं हर एक महीना और नंबर 1 करते हैं। वही बात करें झारखंड किसान परिवार कितना है, ओ माय गॉड, झारखंड की संख्या तो और ख़राब स्थिति है, ओनली 4,500, लगभग 5,000 मान के चलो, 4,895 है ये, यानी कि लगभग 5,000 रुपया का है ये झारखंड का स्थिति है, ये इतना मासिक आय है। के साथ सर्वाधिक दयनीय स्थिति बोला जा रहा है, सबसे खराब स्थिति के साथ झारखंड का है, सबसे बेहतर स्थिति मेघालय का है। मेघालय के लोग 29,000 कमा रहे हैं और झारखंड के लोग ओनली 5,000 रुपये कमा रहे हैं ओवरऑल। बिहार किसानों के मासिक आय के मैंने लिखा है तो 28वें स्थान पर आता है ये भी बहुत घटिया स्थिति है। और यहाँ कितने ओनली, ओ माय गॉड कितना कम है, 7,500 ओनली, देख लीजिए 7,500 ओनली कमा रहे हैं यहाँ के किसान, कितना कम है। पूरे देश भर का भी स्थिति देख लो, बहुत घटिया है। ओनली अगर एवरेज निकाला जाए प्रदेश में तो 10,218 रुपये हमारे किसान कमा रहे हैं पर मंथली।
और बिहार के अंदर 7,542। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको याद भी रखना है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए सरकार को, है कि नहीं। बिजली के क्षेत्र में बिहार के 474% के साथ अव्वल रहा है, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के बिजली के क्षेत्र में क्या बिहार जो है 474% वृद्धि हुआ है यहाँ पे बिजली की खपत। इसके अनुसार में नंबर 1 पे रहा है, अव्वल पे रहा है, नंबर 1 में है बिजली की मतलब के क्षेत्र में वृद्धि के साथ, मतलब बिजली के क्षेत्र में बिहार में 474% की वृद्धि के साथ अव्वल रहा है, यानी इतना परसेंट वृद्धि हुआ है बिजली के सेक्टर में। इसरो ने 2022 से 21 तक के अध्ययन पे यह आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। 2012 से लेकर 2021 तक का एक आंकड़ा है, और किसने जारी किया? इसरो ने जारी किया है ये। प्लस किया है राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धता 45% दर्ज की गई, और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 45% इंक्रीज करा है। समझ गए? 45% इंक्रीज किया। जनरली आपको याद रखना है कि बिहार में कितना इम्प्रूव हुआ है, 474%, यहाँ नहीं है। और पूरे भारत कितना इम्प्रूव हुआ है बिजली का, तो 45%। यानी कि बिहार में अचानक से क्या हुआ, बिजली का मतलब बढ़ाया गया, मतलब सेक्टर को, है कि नहीं, इसीलिए 474% बढ़ा है। लेकिन रिपोर्ट कब से कब का है? 2012 से लेकर 2021 तक का रिपोर्ट है। अरे 45% वो भी 2012 से 2021 तक का ही रिपोर्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना कितना परसेंट इंप्रूव करा, 474% इंप्रूव करा बिजली। नेक्स्ट बढ़ते हैं एम भी कौटिल्य बिहार क्रूज पटना में गंगा नदी में सैर कराएगा। कौन सा क्रूज है भाई? एम भी कौटिल्य बिहार क्रूज, ये पटना में आपको गंगा नदी को सैर कराया जाएगा। क्रूज बनाया गया है जहाँ पे आप जब पैसे दोगे आपको आप पूरा गंगा नदी घुमाएगा। कौन सा क्रूज है? तो एम बी कौटिल्य बिहार क्रूज, एम बी कौटिल्य बिहार क्रूज है, जो कि पूरे पटना के मतलब गंगा नदी में आपको सैर कराया जाएगा। टूरिस्ट वगैरह आप बन के आते हो, बहुत फ़ायदा टूरिस्ट के लिए किया गया है स्पेशली, है कि नहीं, ताकि आप गंगा में नदी में आप घूम भी सको। पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट बोलते हैं भागलपुर में अगवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। भागलपुर में बनेगा, पहले तो ये ठीक है। कौन से पुल पे बनेगा? अगवानी पुल पे बनेगा। कौन है ये? देश का है, देश का पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए जाएंगे। और शीशे से डॉल्फिन की क्या लिखेगी? अठखेलियाँ दिखेगी, और शीशे के अंदर से आप देखोगे, यानी कि शीशा के अंदर रहेगा डॉल्फिन, जो रहने वाला शीशे के अंदर रहेगा, बाहर से आप आराम से देखो और मजे लो, है कि नहीं। तो देश का पहला बनने वाला है, अगवानी पुल पे बनने वाला है डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर, इंपॉर्टेंट है, ये पूरे देश का पहला ऐसा होगा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। भागलपुर में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नालंदा मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल्स और भभुआ में टेक्सटाइल उद्योग को 227 करोड़ का निवेश होगा। नालंदा मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल और भभुआ में टेक्सटाइल उद्योग के लिए 227 करोड़ का निवेश होगा। मतलब इथेनॉल के लिए, इथेनॉल समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, कूड़ा से भी क्या बनता है, इथेनॉल बना जाते हैं। फिर बोलता है गन्ना से भी इथेनॉल बनते हैं, जो पेट्रोल वगैरह में मिला के हम का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर, उसी की बात की जा रही है। तो नालंदा और मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, और भभुआ में टेक्सटाइल उद्योग लगाया जाएगा। उसके लिए 217 करोड़ का निवेश आया है, समझ गए। तो 17 करोड़ का 277 करोड़ है, 277 करोड़ का निवेश किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय के कचरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत क्या हो, लखीसराय में कजरा सोलर प्लांट, कचरा नहीं कजरा है, जगह का नाम है, कजरा सोलर प्लांट का काम शुरू हुआ है। इसमें 250 मेगावाट का उत्पादन होगा, यानी कि बिहार के अंदर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। कौन सा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है? तो कजरा सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो लखीसराय में लगाया जा रहा है। कितना मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा? तो 250 मेगावाट, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार सरकार क्या कर रहा है, बिहार के 259 निकायों में अगले 3 वर्षों के दौरान लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और 3,000 केंद्र सरकार देगी। मतलब निकायों मतलब जगह वगैरह हो गया, मतलब इसको याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 269 निकायों में क्या हो, अगले 3 वर्ष के दौरान कितने खर्च किए जाएंगे? 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसमें केंद्र सरकार कितना देगा? केंद्र सरकार देगा 3,825 करोड़ रुपया देगा, और बाकी को आपको राज्य सरकार लगाएगी, ठीक है। तो इतने खर्च करने का इरादा बोला गया है 3 साल के लिए, यानी कि 2023 से लेकर 24, 25, 26, समझ गए, 26 तक कितना खर्च करना है। नेक्स्ट बात, बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, ये आएगा भी जीके में कि बिहार में एड्स मुक्त कब तक घोषित कराया बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार ने बोला 2030 तक बिहार में पूरी तरह से क्या होगा, एड्स मुक्त करने का लक्ष्य रखा, यानी कि कोई भी व्यक्ति एड्स से नहीं मरने वाला, ठीक है। ये 2030 तक का ये खत्म हो जाएगा एड्स पूरे बिहार में, ठीक है। ये आएगा नहीं, ये आएगा मतलब एग्जाम में आपका, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते बिहार के पटना जिले में कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड के संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण जीते। वाह, देख लो यहाँ के लड़कियाँ जो है कमाल की हुई हैं। ये बिहार के हैं, पटना जिले की हैं, नाम है कृति राज सिंह। ये न्यूजीलैंड में गई है, न्यूजीलैंड में जाकर क्या इन्होंने जीता, सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीता, एक नहीं 6 गोल्ड मेडल जीती है
बिहार की लड़कियाँ। सोच रहे हो कितना आगे चला गया बिहार, और जाना भी चाहिए। ये ना वो प्राउड का बात। 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, एक नहीं 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नाम है कीर्तिराज सिंह। ये न्यूजीलैंड में हुआ था सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, उसमें 6 गोल्ड मेडल जीती है। तो हम भारत सरकार को भी इसमें क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, एथलीट को क्या प्रमोट करना चाहिए, है कि नहीं? तब तो लोग बच्चे खेलेंगे और देश का नाम शुरू करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। अब आपको चेंज हो गए होंगे। पटना हाईकोर्ट के आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है ये करंट में देखना है। संजय करोल हैं कि नहीं है ये आपको पता करना है। एवं जज हैं अन्ना मुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो जज होंगे यानी कि ऑलरेडी बन चुके होंगे। तो याद रखना पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, संजय करोल है। और जज कौन है तो अन्नूमुला है। ठीक, 2 पॉइंट याद रखना कि पटना का मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, संजय करोल, और जज का नाम क्या है तो अमानुला अमानुला याद रहेगा। मुख्य नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार सरकारी सेवक अपनी पूरी अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम 5 बार भाग ले सकते हैं। ये देखो ये बोला गया। नीतीश कुमार ने बोला है कि अगर बिहार एसएससी जो है हमारा, क्या बोलते हैं, सरकारी आयोग से पूरी तरह से अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आप 5 ही बार एग्जाम दे सकते हो, इससे ज़्यादा बार एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। कौन कौन से मतलब आयोग के अंदर, बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितने भी आयोजित परीक्षाएँ होंगी उसमें मैक्सिमम आप 5 बार बैठ सकते हो। और 5 बार में आपको नौकरी नहीं हुआ तो आपको अगला बार एग्जाम नहीं दिया जाएगा, आप अगली बार एग्जाम में जा ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आया है। तो एक बार में जॉब लीजिए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों के दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार बोल रहा है कि अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त दी जाएगी। नाइस। अब क्या बोला बिहार सरकार ने कि बिहार सरकार जो सरकारी अस्पताल है उसमें अब क्या होगा, 611 प्रकार की जो दवाएं हैं वो क्या होगी, मुफ्त दी जाएगी। 611 प्रकार की, समझ रहे हो, दवाएं मुफ्त फ्री में दी जाएगी, फ्री में। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 16 दिसंबर 2022 को बिहार का तीसरा वर्षीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र पेश किया गया। पूछ सकता है कि 2023 में कब बजट पेश किया था। हरित बजट शीतकालीन सत्र पेश कब किया गया था, तो 2023 में, मतलब 2022 में ही करा गया था। 16 दिसंबर 2022 को करा गया था। पिछले वर्षों की तुलना में हरित बजट में 3.26% की कमी आई है। ये तो बहुत खराब स्थिति भाई, बजट जो है इसमें इतनी कमी लाए गए। देखो हरित बजट में तो होता है कि किसानी खेती बाड़ी से रिलेटेड ये बजट होने वाला है, समझ गए। वर्ष 2021 में बजट जो है वो है कितना है, 69,359 करोड़। और ये 2022-23 में घटकर इसका 69,225 करोड़ कर दिया गया। जबकि कार्यक्रम का कुल बजट जो आवंटन भी था वो 29,337 करोड़ से कम होकर 28,380 करोड़ रह गया। गौरतलब है कि बिहार में देश का पहला ऐसा राज्य जो हरित बजट पेश करता रहा है और इसके विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजना के क्रियान्वयन मिलती है। नाइस। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बिहार मात्र देश का पहला राज्य है, बिहार देश का पहला राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे हरित बजट पेश किया था, और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हरित बजट पेश किया था, सिर्फ और सिर्फ बिहार हमारा। समझ रहे हो? तो प्राउड मोमेंट है। तो पहले तो ध्यान में रखना कि हरित बजट कौन पेश करता है, सिर्फ बिहार सरकार पेश करती है। किस लिए पेश करती है, वो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पेश करती है, समझ रहे हो। और 16 दिसंबर 2022 को बजट किया गया था, 2022-23 का बजट था ये। उस बजट में कितने पैसे खर्च किए गए 2022-23 में, तो ये 69,225 करोड़ किए गए, जो पिछले साल से मतलब पिछले बजट से थोड़ा सा कम है, 3.26% थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन सिर्फ याद रखना कितना मतलब कितना करोड़ खर्च करा गया, ये याद रखना है आपको। कितना, 69,255 करोड़ खर्च करे गए। किस लिए खर्च करे जाएंगे, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाएंगे। क्या कैसा बजट है, तो हरित बजट है। जो बिहार कैसा है, पहला राज्य है जो कि हरित बजट जारी करता है, इसके अलावा कोई नहीं। और कब जारी किया गया था, 16 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहार की शालिनी कुमारी ने तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर पर नवनों में इस प्रतियोगिता यानी ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन में उन्होंने नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेंस के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। वाह, सब कमाल की हुए बिहार के बच्चे। ये बिहार की है, नाम है शालिनी कुमारी। तीसरा जो आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो हुआ था, तीसरे नंबर का हुआ था आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो हुआ था, ठीक है। उस पर उन्होंने क्या, कौन से कंपटीशन में, ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन के अंदर उन्होंने क्या था, उनके नवाचार यानी कि मॉडिफाइड बॉकर विथ एडजस्टेबल लेंस उन्होंने डेवलप करा।
मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेंस के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया, नंबर 1। समझ लो, बिहार के बच्चे कमाल किए हुए हैं, प्रथम स्थान जीते, वो भी कितना अच्छा इनोवेशन करा उन्होंने। मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेंस समथिंग कुछ उन्होंने करा, ठीक है, उसके लिए उनको प्रथम पुरस्कार दिया गया। बहुत प्राउड मोमेंट है, बिहार के बच्चे ने कमाल किया। बिहार की शालिनी कुमारी है, ठीक है। साहित्य अकादमी ने मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया, घोषणा की। साहित्य अकादमी ने क्या बोला है? हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, जिसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को चमन नाहल उपन्यास आज़ादी मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया गया। यानी क्या हुआ? जो साहित्य अकादमी है बिहार, जो भारत सरकार का साहित्य अकादमी कौन है? हमारे भारत की अकादमी है साहित्य अकादमी, जो क्या क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको 2022 का अनुवाद पुरस्कार आपको दिया जाएगा। और दिया जाएगा नहीं, ऑलरेडी दिया गया। बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया। बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र ने क्या कहा था? चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास, चमन नाहल ने एक अंग्रेजी उपन्यास लिखा था, उनका नाम था आज़ादी, को किया गया था मैथिली अनुवाद के लिए उन्हें दिया गया। आज़ादी नाम का एक मतलब क्या था? उपन्यास था, चमन नाहल के द्वारा लिखा गया था, उसको इन्होंने क्या करा था? मैथिली में उन्होंने ट्रांसलेट करा, तो इसीलिए इनको मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया गया। तो समझ गए, साहित्य अकादमी ने क्या करा है? ट्रांसलेट करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, तो इन्होंने करा है, रत्नेश्वर मिश्र ने इनको ट्रांसलेट करा है तो उनको अवार्ड दिया गया है। चमन नाहल का एक उपन्यास था आज़ादी, उसके लिए मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में गंगा नदी में उन सूखे इलाकों को पानी पहुँचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है, जो नदी के किनारे नहीं है। इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। परियोजना का पहला चरण 4,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू करने का लक्ष्य है। इस चरण के तहत राजगीर, बोधगया, गया और लगभग 7.5 लाख घरों को गंगा जल की आपूर्ति कराई जाएगी। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो गंगा नदी से दूर वाले इलाके हैं, जनरली क्या हो रहा है, बिहार तो सूखा हो रहा है, धीरे धीरे सूखा बढ़ रहा है बिहार के अंदर, है कि नहीं? ये रियलिटी है। तो राज्य सरकार ने क्या करा है? सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए क्या करा है उन्होंने? हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करा है। कौन सा परियोजना? हर घर गंगा जल। तो जो नदी किनारे नहीं है, गंगा नदी किनारे नहीं है, तो उनके यहाँ जल पहुँचाया जाएगा किसी भी तरह नहर वगैरह बनाकर। और इसके लिए क्या है, मतलब किस योजना के तहत इसको करा गया है? तो जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में करा गया है। हर घर गंगा परियोजना जो है इसी का एक पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? जल जीवन हरियाली योजना का एक पार्ट है हर घर गंगा जल परियोजना। और इसके लिए उन्होंने 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने का मतलब लक्ष्य रखा। इसमें उन्होंने बोला है कि राजगीर, बोधगया और गया के में लगभग 7.5 लाख घरों को गंगा जल की आपूर्ति कराई जाएगी। समझ गया? तो इम्पोर्टेंट है ये, सूखे इलाकों में गंगा नदी को पानी पहुंचाना है, उसके लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें 4,000 खर्च करे गए हैं। और ये योजना जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसमें राजगीर, बोधगया और गया के लगभग 7.5 लाख घरों में गंगा जल पहुँचाया जाएगा। फिनिश। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका नाम है मैथिली ठाकुर, आप कौन नहीं जानता इनको? मैथिली ठाकुर ये लोक गायिका हैं, को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी उद्योग विभाग ने, बिहार के जो उद्योग विभाग, उन्होंने बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, आएगा कि बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर कौन? तो लोक गायिका हैं ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिशु को जन्म देते समय बिहार में 1 लाख पर 118 माओं की मौत। शिशु को जन्म देते समय, ये बहुत खराब स्थिति है भाई। शिशु को जन्म देते समय बिहार में लगभग 1 लाख पर 118 माओं का, मतलब 1 लाख महिलाओं में से 118 महिलाएं मर गई बच्चा देते देते, मतलब बच्चा को जन्म देते देते वो मर गई। और देश के लिए यह 97 है। और देश भर का अगर आंकड़ा निकालें तो 97 है, पर बिहार का आंकड़ा निकालते हैं 1 लाख पे तो 118 है, और पूरे देश का निकालते हैं तो 1 लाख पे 97 है, कि पूरे देश में 97 महिलाएं जो 1 लाख जो बच्चा पैदा कर रही थी, 1 लाख महिलाओं में से 97 महिलाएं जो है का मृत्यु हो गया। राज्यों में सबसे ज़्यादा मौत हुई है, ये बहुत खराब स्थिति। असम सबसे खराब स्थिति में सबसे ज़्यादा मौत हुई है, जिनकी संख्या 197 है। ओ माय गॉड, 1 लाख महिलाओं में से 197 महिलाएं मर गई, सोच लीजिए। केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि केरल जब से ज़्यादा शिक्षित है, वहाँ मात्र 19 मौतें हुई है, 1 लाख पे मात्र 19 मौतें हुई है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश भर में हर 1 लाख पर माओं की मौत की संख्या 70 तक लाने का लक्ष्य रखा। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि 2023 तक हम क्या करेंगे, इसके जो लक्ष्य है मौत की संख्या 70 तक हम लाने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक ये बोला है, ये यूनाइटेड नेशन ने अपने यहाँ के लिए बोला है, भारत के लिए नहीं बोला होगा, अपने नहीं क्या बोला होगा। यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक देश भर में हर 1 लाख और माओं की मौत की संख्या 70 लाख तक लाने का लक्ष्य रखा है। क्लियर है?
तो सिर्फ याद रखना, बिहार के बारे में याद रखिए और पूरे भारत के याद रखो, सबसे बेहतर कौन सबसे खराब कौन है, इतना याद रखना। तो बिहार में 1,118 माओं की मौत हो रही है, पूरे भारत में 97। सबसे खराब स्थिति किसका है? तो सबसे खराब स्थिति आसाम का है जहाँ पे 197, और सबसे अच्छा स्थिति केरला का है, केरला की सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो यहाँ पे ओनली 19 मौतें हुई है। क्लियर है? बस इतना ही रखना। और 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि हम 70 तक इसको लाने के लक्ष्य रखे हैं। आगे बढ़ते, सासाराम के सम्राट अशोक लघु शिलालेख को प्रतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया। 32 ईसा पूर्व का यह शिलालेख देश में ऐसे कुल 8 शिलालेख में से एक है। सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। अतिक्रमण होता समझ लो, कोई किस कब्जा कर चुका था ऑलरेडी, कोई होगा परिवार या कोई व्यक्ति होगा जिसको कब्जा कर चुका होगा। अतिक्रमण मतलब होता है कब्जा करना। अगर आप सरकारी ज़मीन को या सरकारी चीज़ होगा आप कब्जा लोगे तो उसको बोलते हैं अतिक्रमण करना। तो अतिक्रमण से सरकार ने मुक्त कराया है सम्राट के अशोक का जो लघु शिलालेख था। और ऐसे कितने 8 शिलालेख हैं बिहार के अंदर पूरे अशोक के लिए। ठीक है, यह शिलालेख देश में कुल ऐसे 8 शिलालेख में से एक है। ये देश की बात करें, देश में से कुल ऐसे 8 शिलालेख में से एक ये भी है, बिहार का जो शिलालेख है वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखना, सासाराम के सम्राट अशोक का क्या मिला हमको? लघु शिलालेख मिला, जो कितना साल पूर्व का है? 232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, 232 ईसा पूर्व का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार के कैथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा बोल रहा है, छोटा मोटा नहीं है भाई साहब, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान में रखिए। बिहार कहाँ? कैथवलिया, कैथवलिया एक जगह का नाम है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? शिवलिंग बनाया जाएगा। इसका उदाहरण 2024 में किया जाएगा, 2024 के लास्ट इसका उदाहरण कर दिया जाएगा। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ बनाया जा रहा है? तो कैथवलिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रसिद्ध युवा लोक गायक जिनका नाम मैथिली ठाकुर अभी पढ़ चुके थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इनको मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला क्योंकि युवा हैं ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। वैसे लोगों को जिनका उम्र 40 वर्ष से क्या हो, कम हो, उन कलाकारों को दिया जाता है। क्लियर है? इसलिए दिया गया किनको? मैथिली ठाकुर को दिया क्योंकि 40 से कम है, युवा हैं ये, इनको दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में 8,067 पंचायतों में तड़ी चालक लगाया जाएगा। तड़ी चालक समझते हो क्या? बिजली से बचने के लिए लगाया जाएगा। पंचायतों की बात करें, पंचायत भवनों में लगा दिया जाएगा, ऐसा किया जाता है। 8,067 मतलब आपको तड़ी चालक लगाए जाएंगे। किसके द्वारा? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से लगाया जा रहा है। यानी हर पंचायत के ऊपर एक लगा देंगे तड़ी चालक। इससे क्या होगा? बिजली गिरेगी तो क्या होगा? डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा, है कि नहीं? नुकसान नहीं होगा, इसलिए तड़ी चालक लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख आबादी पर कितने 170 से लेकर 160 से लेकर 170 पुलिसकर्मी होंगे, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी वगैरह निकलने वाला है, निकला भी था, है कि नहीं? बिहार में क्या है? पुलिस पब्लिक अनुपात को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पब्लिक हैं उसके अनुसार पुलिसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अभी कितना? 1 लाख रुपये कितना? 1 लाख मतलब पे कितना हो जाएगा? 160 से लेकर 70 पुलिसकर्मी हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते। बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। पहले खाद कारखाने में खाद नहीं बनता था, स्टॉप हो गया था, 22 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। बरौनी खाद कारखाने में अब क्या हो रहा है? 22 साल बाद से फिर से क्या वहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया, यानी कि फिर से खाद बनाना शुरू कर दिया गया। अच्छी न्यूज़ है। चेन्नई के बी सुंदरम राजन महावीर मंदिर के पहले अधिवेशक ने, नाइस। जो महावीर मंदिर जो पटना में आपको बताया था कि पटना का जो महावीर मंदिर है उसके पहले अधीक्षक कौन बने हैं? इसके पहले अधीक्षक कौन बने हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं, इनका नाम है केवी सुंदरन राजन। केवी सुंदरन राजन है, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। इनको बनाया गया महावीर मंदिर का पहले अधीक्षक बनाया गया। याद रहेगा कौन है? केवी सुंदर राजन, के भी सुंदर राजन, चेन्नई से हैं, पहले अधीक्षक बने हैं किसका? महावीर मंदिर का। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2023 पूरा कंप्लीट कर जाना, छोड़ना नहीं इसको, तुम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश के 91 गंगा शहरों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे और 9वें स्थान पर पहुंच गया। वाह, ये तो बहुत खराब स्थिति है, घटिया स्थिति है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 किया गया था, इसमें क्या बोला था? देश भर के 91 गंगा शहरों, गंगा शहरों का मतलब क्या हुआ? जो गंगा किनारे जो वैसे शहर हैं उनकी बात की जा रही थी। तो 91 गंगा शहरों को शामिल किया गया, जिसमें क्या बोला गया? इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे नंबर पर था स्वच्छता में, अब वो खिसक के 9वें स्थान पर पहुंच गया, यानी कि बहुत खराब स्थिति पे चला गया। ये बहुत घटिया स्थिति हो गया, है कि नहीं? कहाँ तीसरा नंबर पर था, अब 9वें स्थान पर पहुंच गया, यानी गंगा ज़्यादा प्रदूषित है बिहार के अंदर, इसका मतलब ये हुआ, है कि नहीं? नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको इंप्रूव करना चाहिए, 9 से आपको फिर 1 पे आना चाहिए, आप 3 से 9 पे चले गए, उल्टा ही हो गया।
बिहार प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन नीति 2016 की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। यानी जो दो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति था, यानी कि उद्योग वगैरह आप लगाते हो तो आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये नीति लाया गया था सन 2016 में, लेकिन इसको बढ़ा के 2025 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 2025 तक भी ये लागू रहेगा। अब औद्योगिक प्रोत्साहन आपको मिलेगा, कोई भी काम करते हो उद्योग से रिलेटेड, आपको सरकार द्वारा सपोर्ट मिलेगी, है कि नहीं। इस नीति तक अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक, यानी पिछले 5 वर्षों में 54,700 इतना करोड़ का निवेश किया गया, जो कि निवेश प्रस्ताव का केवल 4.5% है। बोला जा रहा है कि 2017 से लेकर दिसंबर 2022 तक, मैंने अप्रैल 2017 से लेकर 2022 तक, पिछले वर्ष 5 वर्षों में कितना, ओनली 54,761 करोड़ निवेश किया गया, मतलब बिहार के अंदर उद्योग के क्षेत्र में। जो निवेश प्रस्ताव का जो है ओनली 4.5%, जितना लक्ष्य रखा गया था उसका ओनली 4.5%, यानी 4.5% ही बिहार के अंदर निवेश हुआ है। तो बहुत घटिया स्थिति है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार को प्रोत्साहन तो दे रही है कि आइए हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, है कि नहीं। इसको इम्प्रूव होना चाहिए और यहाँ उद्योग लगना भी चाहिए, है कि नहीं, तब तो बेरोजगारी घटेगा। तो निवेश टोटल हुआ 54,700 करोड़ और ओनली 4.5% है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि बिहार प्रौद्योगिकी उत्पादन नीति जो है 2016 से 2025 तक बढ़ा दिया गया, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। पंकज त्रिपाठी को आप कौन नहीं जानता, ये बने हैं चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन चुके हैं बिहार के अंदर। पंकज त्रिपाठी जो है ये चुनाव आयोग के बिहार के अंदर है, पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग क्या है, पूरे देश का है कि नहीं, ये नेशनल आइकन बने हैं। और इसमें बिहार के ये इलेक्शंस आइकन भी है, और बिहार के क्या है, ये इलेक्शन आइकन है। नेशनल आइकन पूछेगा तो चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया, किनको, पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, और वही बात करते हैं, बिहार का ये इलेक्शन आइकन है, याद रहेगा। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार के द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए, वो तो अच्छे से आपने बेहतर करा है, इसके लिए बिहार को क्या दिया गया, 2nd नंबर का पुरस्कार दिया गया है। और बिहार का प्रदर्शन देश भर में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर, कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है स्वच्छता के मामले में, मतलब इंप्रूव करने में। ऐसा नहीं कि अभी सबसे स्वच्छ शहर कर्नाटक है, ऐसा नहीं, बेहतर करने के मामले में कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है, और दूसरे स्थान पर हमारा बिहार रहा है। बिहार ने भी काफ़ी मेहनत करा है, कर रहा है, अभी भी कर रहा है कि नहीं, स्वच्छ करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता अभियान को बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार, और पहला इसका मिला है कर्नाटक को। बस आगे बढ़ते हैं। राज्य की राजधानी पटना को रहने वाली यंसिता सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी विश्व महिला अंडर 90 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया है। नाइस। पटना की है ये, बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली है, क्या नाम है, यासिता सिंह इनका नाम है। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा इनको महिला अंडर 90 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया है। T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए इनको चुना गया है, इनको ये ट्रॉफी दिया जाएगा, T20 चैलेंजर ट्रॉफी इनको दिया जाने वाला। नाम है यशिता सिंह, ये कहाँ से हैं, बिहार के पटना से हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, महिलाएं क्रिकेट में भी नाम रोशन कर रही है कि नहीं। रवि महाअभियान 2022 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कौन सा महाअभियान है, रवि महाअभियान 2022 में लेके आया था, किनके द्वारा, नीतीश कुमार को दिया किया था, कब किया गया था, तो 19 अक्टूबर 2022 को किया गया था। बस इतना ही रखना है कि रवि महाअभियान 2022 किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च करा गया था। बस जहानाबाद बिहार का पहला जिला जहाँ पे 100% डिजिटल बैंकिंग है। नाइस, कितना बेहतर है। जहानाबाद जो बन चुका है बिहार का पहला ऐसा जिला है पूरे बिहार के अंदर जहाँ पे 100% आपको डिजिटल बैंकिंग मिलेगी, यानी किसी भी तरह का कागज कर लेने, और सब बैंक जो है डिजिटल ही है, फाइन, सब इंटरनेट से काम होगा आपका। तो जहानाबाद जिला बन चुका है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन चुका है, 100%, 1% भी नहीं, 100, दिख रहा है, पूरी तरह से सारा डिजिटल हो गया, कोई कागज कर लेना नहीं। श्री कृष्ण सिंह ने 135वीं जयंती 21 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह का 135वीं जयंती कब मनाया गया था, तो 21 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। पूछ सकता है कि श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 2022 को, मतलब 21 अक्टूबर को हुआ था। 2022 को कौन जयंती, 135वां जयंती मनाया गया था, याद रहेगा। सिवान के मूल निवासी और झारखंड के रहने वाले नाम है प्रज्वल पांडे, यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक की कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल हो गए। ये सिवान के मूल निवासी हैं। देखो, सिवान के मूल निवासी, इनके सिवान का घर हो गया, मतलब सिवान ही इनका मतलब मूल निवास, मतलब क्या हुआ, इनका स्थायी घर क्या हो, सिवान में हो, लेकिन रहते कहाँ थे ये, और झारखंड में रहने वाले थे। बिहार के निवासी थे, झारखंड में रह रहे थे। नाम था इनका प्रज्वल पांडे, हैं बिहार के, ठीक है, लेकिन रह रहे थे झारखंड में। और प्रज्वल पांडे को यूनाइटेड किंगडम ने क्या दिया है, ऋषि सुनक के कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल किया। यूके ने इसको, इनको क्या था, ऋषि सुनक का जो कोर कैंपेन ग्रुप है उसमें इनको शामिल करा गया। कितना प्राउड का बात है कि नहीं, बिहार का लड़का एक ऋषि सुनक का कोर कैंपेन ग्रुप का एक हिस्सा है कि नहीं। नाम है प्रज्वल पांडे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी राष्ट्रीय पिकबॉल चैंपियनशिप जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी, में बिहार ने कुल 6 पदक जीते हैं।
दूसरी राष्ट्रीय पिकबॉल चैंपियन जो मध्य प्रदेश और इंदौर की आयोजित की गई थी, बिहार ने कुल 6 पदक जीते हैं। कौन सा चैंपियन है? पिकल बॉल चैंपियनशिप लगाया था। दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियन, दूसरी राष्ट्रीय पिकल चैंपियनशिप चला था, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। और बिहार ने यहाँ पे कुल 6 पदक जीते हैं बस। कौन सा चैंपियनशिप था, ये सिर्फ ध्यान रखना। कौन सा चैंपियनशिप था? तो पिकबॉल चैंपियनशिप था, राष्ट्रीय पिकबॉल चैंपियनशिप। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बिहार ने कितने जीते? तो 6 पदक जीते। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित हुआ दूसरा ओपन अंडर 23। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्या हुआ था? दूसरी ओपन अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप्स में अंडर 20, ये सेकंड नंबर का हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है। और अंडर 23 क्या है? एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया। में भाला फेंक प्रतियोगिता था। कौन सा प्रतियोगिता? भाला फेंक प्रतियोगिता। बिहार के अंजनी कुमार रजत पर जीता है। नाइस, बिहार की लड़की तो कमाल कर रही है। देखो, बिहार की है अंजनी कुमारी, बिहार की अंजनी कुमारी, इन्होंने, इनको दिया गया है रजत पदक, इनको मिला भाला फेंकने में। कितनी अच्छी बात है। राज्य में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू किया गया है। फिर से पढ़ लेते हैं। बिहार के सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करा गया। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना 30 अक्टूबर 2022 को, मतलब ये किस लिए है? तो आर्थिक संकट से जूझ रही विधवाओं को मतलब सपोर्ट करने के लिए लाया गया। तो याद रखना है कौन सा सुरक्षा योजना है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। कौन सा योजना है? तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है विधवाओं के लिए, जो आर्थिक संकट को मिल रहा है उनको उनको सुरक्षित करने के लिए, मतलब पैसे कमी ना हो दिस दैट, उसके लिए इनको क्या करा गया? ये योजना लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा लाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार के शशि पांडे ने दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट चैंपियनशिप शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर श्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। वाह, वेरी नाइस। ये बिहार के हैं, नाम है शशि पांडे। दिल्ली में आयोजित किया गया था 37वां स्टेट चैंपियनशिप। देखो, स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए। वो प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्या क्वालिफाई कर चुके हैं, गोल्ड मेडल जीतकर। बहुत अच्छी बात है। बिहार के शशि पांडे ने दिल्ली में आयोजित हुआ था 37वां स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कि नहीं? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा डेयरी CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश की पहली डेयरी बन चुकी है और यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारत मानक ब्यूरो द्वारा दिया गया है। नालंदा डेयरी जो है CSS यानी कि अनुरूपता आकलन योजना के प्रमाण प्राप्त करने वाले देश का पहला, यानी कि इनको CAS करके कुछ समथिंग दिया गया, यानी कि अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला ही बन चुका है, देश का पहला डेयरी बन चुका है जिसको ये मतलब सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया। और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा ये दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि नहीं? पूरे देश भर में सिर्फ ये मात्र एक है बिहार के अंदर जो डेयरी, उसको दिया गया अवार्ड, तो है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। CSS यानी अनुरूपता आकलन योजना प्रमाण को मिला है, मतलब प्रमाण पत्र को मिला है। बेहतर काम किया होगा इसलिए मिला होगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण और स्ट्रीट लाइटिंग योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2022 को की थी। ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रीट लाइट आता है सोलर सेल के साथ, बैटरी वगैरह लगे होते हैं, तो ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू किया गया था। नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 सितंबर 2022 के तहत शुरू किया गया। 15 सितंबर 2022 के तहत शुरू करा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना कब लाया गया? तो 15 सितंबर 2022। किसके द्वारा था? नीतीश कुमार के द्वारा। प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी कौन है? भोजपुरी के डांसर हैं, ये लोक कलाकार हैं और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, मतलब पद्मश्री इनको मिल चुका है। 96 वर्ष की आयु में 7 दिसंबर 2022 को पटना के IGM अस्पताल इनका हृदय के रुकावट के संक्रमण निधन हो गया और बिहार के सारण क्षेत्र रहने वाले थे, तो ये अब रही है हमारी दुनिया में। ठीक है, रामचंद्र मांझी इनका नाम था। इनको भोजपुरी नृतक और लोक कलाकार के इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और ये सारण के रहने वाले थे, इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार के मधुबनी जिले की 10वीं कक्षा की लड़की, नाम है निहारिका कुमारी, को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मानक योजना के लिए चुना गया। नाइस, बिहार की लड़कियां तो गर्दा की हुई। देखो,
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिया अवार्ड। ये भारत सरकार द्वारा दिया रहा है, ओनली नॉट बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या दिया? बिहार के रहने वाली हैं, मधुबनी जिले की हैं और 10वीं कक्षा की मात्र लड़की हैं। नाम है निहारिका कुमारी। इनको कौन सा पुरस्कार दिया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार दिया गया, यानी कि इनसे प्रेरणा लेना चाहिए आपको, पूरे देश को लेना चाहिए, समझ रहे? इसी इनको दिया है राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मधुबनी जिले के प्रोफेसर जिनका नाम है अरुण झा। मधुबनी जिले के प्रोफेसर जिनका नाम है अरुण झा, प्रोफेसर अरुण झा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में एक वैश्विक संगठन ब्रिटिश लिंगुआ से विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया। वाह, बिहार का टीचर भी कमाल किए हुए हैं। बिहार के प्रोफेसर नाम है अरुण झा, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, साहित्य का शिक्षण और प्रचार वाला साहित्य का इनको उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कौन सा एक वैश्विक संगठन है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक संगठन बनाया गया, इसका नाम है ब्रिटिश लिंगुआ। ब्रिटिश लिंगुआ ने इनको कौन सा अवार्ड दिया है? विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार दिया गया, विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार दिया गया, इनको दिया गया तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को दिया गया है, मधुबनी जिले के रहने वाले। ठीक है, याद रहेगा, विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता पंकज त्रिपाठी का बधाई था, फिल्म मिमिक के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। पंकज त्रिपाठी कहाँ से? बिहार के रहने वाले हैं, और फिल्म उनको मिमिक के लिए उनको क्या दिया गया? सहायक अभिनेता पुरस्कार दिया गया, सबसे सहायक अभिनेता के लिए क्या दिया गया? फिल्म फेयर उनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के जिले के पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की टीम दूसरे स्थान पर रही थी। कौन सा चैंपियनशिप है? जूनियर एथलीट चैंपियनशिप पटना के कंकड़बाग स्टेडियम में कराया गया था, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। 33 नंबर का था, जिसमें बिहार की टीम जो रही वो दूसरे स्थान पर रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यालय हस्तशिल्प विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार और डिजाइनर नवाचार पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर में चुने गए कुल 41 कलाकारों में मिथिला पेंटिंग के लिए चुने जाने वाले बिहार के विधा लाल एकमात्र कलाकार है। बिहार से चुना गया है मिथिला पेंटिंग के लिए, किनको चुना गया है? विभा लाल को चुना गया है। पूरे भारत में कितने? 31 कलाकारों को चुना गया, जिसमें एक जो है बिहार से चुने गए। और कौन सा अवार्ड किस रिलेटेड अवार्ड है? तो कार्यालय हस्तशिल्प विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार और डिजाइन नवाचार पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। कुल मिला के जाना, जो भी घोषणा किया गया उसमें बिहार के मात्र हैं बीभालाल, इनको मिथिला पेंटिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। गया जी बांध कहाँ है? तो गया के फाल्गु, अभी बताया था, कुछ देर पहले बताया था। गया जी बांध जो है गया के फाल्गु नदी पे है। इस देश का सबसे बड़ा रबड़ बांध है ये, देश का सबसे बड़ा रबड़ बांध पूछ सकता है आपसे, आपका स्टडी की जगह बन चुका है कि देश का सबसे बड़ा रबर बांध कहाँ है? तो रबर बांध जो है बिहार के अंदर गया के फाल्गु नदी पर बनाया गया बांध है, जिसका नाम है गया जी बांध। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की लड़कियों की टीम ने लगातार दूसरे स्थान पर रहने का सम्मान अर्जित किया। हरियाणा लगातार चौथी बार यह चैंपियनशिप जीती है और सेकंड पर रही। जीता तो हरियाणा की टीम, जो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था। कबड्डी में जो बालिकाओं ने, मतलब लड़कियों ने जो भाग लिया था, जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप हुआ। इसमें बिहार की लड़कियों ने क्या किया? लगातार दूसरे वर्ष, यानी कि पिछले साल भी उन्होंने सेकंड आई थी और इस बार भी सेकंड आ गई, इन्होंने जीत नहीं पाई। और जो हरियाणा की टीम में है, हरियाणा जो चौथी बार इसकी विजेता रही है, और बिहार की टीमें जो सेकंड आके छट जा रही है, यानी पूरे सेकंड आ रही है और विजेता बन जा रहा है हरियाणा। लेकिन अच्छी बात है, अगले बार फर्स्ट भी आएंगी, है कि नहीं? तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। वाह, ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना, यानी कि कौन सा स्टेशन से ज़्यादा हरा भरा है, मतलब इसके अनुसार तो भागलपुर को दिया गया, भागलपुर जो स्टेडियम मतलब रेलवे स्टेशन उसको दिया गया सिल्वर ग्रेड दिया गया, यानी कि जैसे गोल्ड मेडल मिलता है ना, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, उसी तरह से सिल्वर अवार्ड दिया गया। समझ गए किसको? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को मिला गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि ग्रीन के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है, ग्रीनरी के क्षेत्र में। नेक्स्ट बताए, शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह सेवानिवृत्त हैं, ने बिहार के मधुबनी जिले में डॉक्टर बीराबल झा को समेत ग्लोबल स्क्रीनर ट्रेनर अवार्ड 22 से प्रदान किया। शिक्षक दिवस के अवसर पे
किनको दिया गया पहले ये जाने थे। मधुबनी जिले के रहने वाले हैं डॉक्टर बीरबल झा, ये अकबर बीरबल वाले हैं, ये बीरबल झा। डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया है ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया गया ये जानना है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन राजगार राज्य मंत्री, जिनका नाम था जनरल वीके सिंह के द्वारा दिया गया था। जनरल वीके सिंह के द्वारा दिया गया है। सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए ऑलरेडी। ठीक है, 2022 में दिया गया था। देखना अभी कौन है, आपको बता रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री कौन है अभी फिलहाल में। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था मधुबनी के रहने वाले डॉक्टर बीरबल झा को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 किसको दिया गया था। तो बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षकों को गौरव सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मान किया। वाह, बिहार के जो शिक्षक हैं, बिहार के शिक्षक, इनका नाम क्या है, गौरव सुमन और निशी कुमारी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को यह अवार्ड दिया गया था, याद रहेगा। 5 सितंबर 2022 को यह अवार्ड दिया गया था। सौरभ सुमन और निशी कुमारी को कौन सा अवार्ड, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सम्मान किया गया था, याद रहेगा। किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण के मोतिहारी में रहने वाले डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। हार्वर्ड के द्वारा, सोच रहे हो, इंडिया नहीं, कहाँ फॉरेन के लोग इनको अवार्ड दे रहा है। तो ये प्राउड मोमेंट है। बिहार की महिलाएं काफ़ी आगे जा रही हैं। देखो, बिहार के पश्चिमी चंपारण की हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाली है मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले कौन है, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को उनको हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको साहित्य रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्यिक रचनाओं के लिए, साहित्य में अच्छा काम करा होगा, इसलिए इनको दिया गया वर्ल्ड के लिए, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 बिहार के आपराधिक मामले कुल मिलाकर 7वें स्थान में आए। यानी कि आपराधिक मामलों के स्थान पर अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो 7वें रैंकिंग पे आ गया, मतलब नीचे आया है, जो अच्छी बात है कि नहीं। ये 2021 का रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 का रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार क्या बोला गया है कि बिहार जो आपराधिक मामलों के नंबर पर भारत में 7वें नंबर पर आता है आपराधिक मामलों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने 5,153 करोड़ की लागत वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए ADB के लोन लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल गई। सड़क अब 408 किलोमीटर होगी। ABD से लोन, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन के लिए, मतलब कितना करोड़ की लागत वाली, 5,153 करोड़ के लिए लागत वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क और ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने लोन मांगा था। ठीक है, लोन लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। ठीक है, कि आप ADB से हमको लोन दिवा दीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था, जिसमें 462 करोड़ किलोमीटर मतलब लंबा रेल बनाने के लिए मंजूरी ऑलरेडी मिल चुका है। कितना खर्च होने वाला है, तो 5,153 करोड़ खर्च होने वाला है। कितने सड़क बनाए, तो 9 महत्वपूर्ण सड़क और ब्रिज बनाए जाएंगे। किसने लोन दिया, तो ADB ने दिया ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया। किसके द्वारा ये मतलब करवाया गया, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये करवाया गया। और कुल 462 किलोमीटर लंबा रेल मतलब बनने वाला है, जो भी है रेल और ब्रिज मिलाकर टोटल। ठीक है, सड़क और ब्रिज मिलाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद के 85 साल के इतिहास में अस्थायी और कार्यकारी मिलकर अब तक 36 सभापति हुए, जिसमें 11 स्थायी 25 बार कार्यकारी व्यवस्था के साथ सदन चलना। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधानसभा के 12वें अस्थायी सभापति बने। सिर्फ इतना याद रखना कि देवेश कुमार चंद्र ठाकुर क्या है, बिहार विधानसभा के 12वें अस्थायी सभापति बने। पूछ सकता है कि अस्थायी सभापति अब तक कितने बार बना है, 12 बार बने हैं। तो 12वें अस्थायी सभापति कौन बने हैं, देवेश चंद्र ठाकुर बने हैं बिहार के। बिहार के देवेश चंद्र ठाकुर बन चुके हैं बिहार विधानसभा के अस्थायी सभापति बने हैं। बस इतना याद रखना, आगे नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवर्धन आज़ाद द्वारा रचित पुस्तक सोने का हाथ का विमोचन किया। सोने का हाथ किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। नीतीश कुमार ने इसका इनोग्रेट किया। सोने का हाथ पुस्तक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली कहानी, यानी कि चिकित्सक की दिनचर्या, यानी कि एक डॉक्टर होता है उसका दिनचर्या कैसा होता है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा है, तो राजवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखा गया। सोने का हाथ, सोने का हाथ इसलिए क्योंकि सोने का हाथ होता है कि इसलिए डॉक्टर जो होते हैं इलाज करते हैं तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसी के थीम पे बोला गया सोने का हाथ। आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 5 पुलिसकर्मियों की वीरता पदक, 4 को विशिष्ट सेवा और 17 को पुलिस मेडल मिलने की घोषणा की गई। तो इसको याद नहीं रखना, ये पूछेगा भी नहीं, नाम होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या रखे, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 2023 में यह दिया गया था। ठीक है, 7 पुलिसकर्मी को दिया गया था वीरता पदक, और 4 को दिया गया था विशिष्ट सेवा और 17 को विशिष्ट मेडल मिलने की घोषणा की थी। इसको याद रखना जरूरी है, आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार शपथ ली है। ये तो अब और ही चेंज हो गया, अब तो 9वीं बार हो गया। तो इसको याद नहीं रखना, इसको याद ही नहीं रखो, नीतीश कुमार के बारे में इसमें याद ही नहीं रखो। 9वीं बार हो सकता है, 10वीं बार भी हो जाए। ठीक है, ये तो एक पार्टी में रहते हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको नहीं याद रखना है। ठीक है, 9वीं बार याद रखोगे तो रखोगे, ये पूछेगा तो नहीं। 9वीं बार बन चुके हैं, अब क्या है बच्चा याद रखेगा। अब 88वीं बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप का रोहतास चैंपियन बना। 88वीं बार जो बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, बिहार राज्य एथलेट चैंपियनशिप में रोहतास जो रहा, रोहतास जिला वो चैंपियन बना है। ये बिहार के अंदर ही खेल होता है, एथलेट चैंपियनशिप, जिसमें बिहार रोहतास जिला जो है ये जीता है। बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना तारामंडल को खोलेगा। पेटेंट सेल, पेटेंट सेल कहाँ था, पटना तारामंडल में खोला जाएगा। पेटेंट सेल खोला जाएगा, बिहार का पहला ऐसा होगा। बिहार का पहला पेटेंट सेल कहाँ खोला जाएगा, तो पटना तारामंडल में खुलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज आ गया है और ध्यान दीजिएगा, हार नहीं मानना है, पूरा एकदम याद रखना। नवादा के कौवाकोल प्रखंड में कोल महादेव डैम बनेगा। कहाँ में, नवादा की एक जगह है जिसका नाम है कौवाकोल, कौवाकोल प्रखंड का नाम है। ठीक है, वहाँ पर कोल महादेव डैम बनाया जाएगा। डैम यानी कि बांध बनाया जाएगा, किस नाम से, कोल महादेव डैम बनेगा। राज्य का तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर भी इसको बनाया जाएगा। राज्य का क्या होगा, तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर भी बना, जहाँ पे वाटर के स्पोर्ट्स मतलब खेल सकते हो पानी के अंदर, ये बोला जा रहा है। अभी राज्य में बांका को ओढ़नी डैम और बेतिया के अम्मा मन डैम वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा दी है। कौन कौन से डैम में है, अभी फिलहाल में 2 जगह पे है। बांका के ओढ़नी डैम के पास है, और बेतिया के अमवा डैम में क्या है, वाटर स्पोर्ट्स का सुविधा है, यानी कि वहाँ पर खेल सकते हो वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, 2 डैम के पास है। अब तीसरा जो डैम बनने वाला है कहाँ, कौवाकोल प्रखंड के महादेव डैम बनने वाला है, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का सुविधा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोधगया के अमृत योजना की सूची में शामिल करने के परिणाम स्वरूप बिहार में इस योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों की संख्या अब 26 से 27 हो गई है। यानी कि बोधगया को अब जोड़ दिया गया है किस योजना के तहत, अमृत योजना के तहत जोड़ दिया गया। अमृत योजना में क्या है, शहरों का विकास करना मुख्य लक्ष्य रखा गया। और पहले कितने, 26 थे, अब टोटल मिला के कितने, 27 शहर हो गए हैं। तो याद रखना है, पूछ सकता है कि अमृत योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो 27 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें बोधगया भी है। सबसे आखिरी में किसको जोड़ा गया, तो बोधगया को जोड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लंगट सी कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को का विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में जोड़ा गया। वेधशाला है ये, बिहार के कौन सा है, मुजफ्फरपुर में है लंगट सी कॉलेज, जिसमें 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है। मतलब ग्रह वगैरह से रिलेटेड वगैरह इसमें एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, मतलब पढ़ाई होती थी यार, मतलब जो भी है। वेधशाला का मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रखे रहेंगे, समझ रहे, मान लो कि एक लैब है समझ लो। तो इस कॉलेज के अंदर मिला है खगोलीय वेधशाला, 106 साल पुराना है, और इसको विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में तो इसको बचा के रखना, ताकि आने वाले जनरेशन को देख सके, समझ सके। विश्व धरोहर कल का वेधशाला, वेधशाला की सूची में जोड़ा गया, याद रखना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कौन सा, लंगट सी कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता सेनानी क्या है, विष्णुदेव नारायण सिंह का 22 जुलाई 2022 को लंबी बीमारी के परिणाम से 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। विष्णुदेव नारायण सिंह एक मूल्य निवासी थे, गया के मूल्य निवासी हैं, याद रखना है। कौन है ये, स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम है विष्णुदेव नारायण सिंह। ये अब नहीं रहे, 22 जुलाई चले गए। कहाँ के रहने वाले थे ये आपको जानना जरूरी है। विष्णुदेव नारायण सिंह कहाँ के थे, गया के निवासी थे ये, अब ये नहीं रहे, याद रखना है। स्वतंत्रता सेनानी थे विष्णुदेव नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं, गोपालगंज में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क पूछ सकता है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ, तो गोपालगंज में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, तुरंत आएगा एग्जाम में, तुरंत आ जाएगा कि पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है बिहार के अंदर, तो गोपालगंज के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में उन 10 राज्यों में से एक है जिन पर कर्ज और ब्याज अकादमी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत खराब स्थिति है भाई। दवाई से साम्राज्य का बकाया था 2.8 लाख करोड़ था, जबकि GSDP का 38.66% है। गनीमत है कि यह ऋण जीएसपी के बाद निर्धारित सीमा का 48% के अंदर है। गनीमत है कि बोला जा रहा है कि 40% के अंदर ही है, गनीमत क्या बेहतर है। लेकिन फिर भी जानना है कि 2023-22 में क्या है, बकाया जो है कितना था, 2.88 लाख करोड़ जो है, लाख करोड़ है, थोड़ा सा करोड़ में से नहीं सोचना है, लाख करोड़, 2.88 लाख करोड़ पे बिहार के ऊपर कर्ज है, जो कि पूरे जिनका GSDP है उसका कितना, 38.66% है। सोच लो इतना कर्ज है ऑलरेडी, इसको कम करना होगा। कम कैसे होगा, रोजगार देंगे लोगों को, लोग कमाएंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो क्या होगा, सरकारी जो है टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो क्या होगा, कर्ज कमेगा, है कि नहीं। मधुबनी के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की तर्क पर बन रहा है मनसा देवी मंदिर।
मधुबनी के भुवनेश्वर, मधुबनी में कौन सा मंदिर बनाया जाता है? मनसा देवी मंदिर बनाया। इतना ध्यान में रखो कि मधुबनी में एक मंदिर बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? मनसा देवी मंदिर। किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पर बनाया। तो लिंगराज मंदिर है कहाँ में? तो भुवनेश्वर में है। समझ गया? मधुबनी में बनाया जा रहा है मनसा देवी मंदिर, किसके तर्ज पे? तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पे। और लिंगराज मंदिर है कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में है। खत्म। आगे बढ़ते। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य 2025 तक रखा है। हर खेत में सिंचाई योजना 2025 में बोला। बिहार सरकार ने बोला कि 2025 तक हर खेत में हम पानी पहुंचा देंगे, ये लक्ष्य रखा है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 2 पायदान ऊपर पहुंचा। बिहार पहले 17वें स्थान पर था, अब 15वें स्थान पर हो गया। बहुत बढ़िया। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि इंडिया इनोवेशन करने के मामले में जो है बिहार थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। बिहार पहले 17 नंबर पे था, अब क्या है 15वें स्थान पे आ गया, जो कि अच्छी बात है। ये इंडेक्स 2021 का है, ठीक है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में ये बताया गया कि बिहार जो है 17 से लेकर अब 15 नंबर पर पहुंच गया इनोवेशन के मामले में। बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना शोध किया जाएगा। इसको लेकर पटना जू के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंजिंग लर्निंग लैब की स्थापना की जाएगी। पटना जू में बनाया जाएगा, कौन सा, किसके द्वारा? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना किया जाएगा। किस लिए भाई? तो बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने के लिए ऐसा किया जाएगा। समझ गए? बिहार में जलवायु परिवर्तन होता क्यों है, इसका अध्ययन करने के लिए कहाँ किया जाएगा? पटना जू में। ये मतलब ये लर्निंग लैब बनाया जाएगा, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। किसके द्वारा? प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NIRF 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT पटना इस बार 33वें रैंक पे रहा। NRF 2022 से NIRF क्या करता है? एक कॉलेजों को रैंकिंग करता है। तो जहाँ पे IIT जो पटना का है, पटना का IIT है, वो 33वें रैंक पे है पूरे भारत में, जो कि अच्छी स्थिति तो है नहीं, है कि नहीं? इसको नंबर 1 2 पे होना चाहिए। तो 33 नंबर पे आता है पटना का जो NIT है। NIT नहीं, IIT की बात हो रही है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जारी इमर्जिंग स्टार्टअप श्रेणी में गुजरात और कर्नाटक को बेस्ट परफॉर्मेंस चुना गया। बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप श्रेणी के अंदर गुजरात और कर्नाटक को क्या बोला है? बेस्ट परफॉर्मेंस चुना गया। मतलब बिहार के अंदर ये जो स्टार्टअप श्रेणी था उसको रैंकिंग करा गया। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 ये बिहार के अंदर क्या है, जिसमें गुजरात और कर्नाटक को बेस्ट परफॉर्मेंस चुना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक ने, बिहार ने कुछ नहीं जीता, यहाँ पे ध्यान रखना। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 कहाँ हुआ? बिहार के अंदर हुआ था। बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप श्रेणी के अंतर्गत हुआ था, जिसमें गुजरात और कर्नाटक ने जीता, लेकिन बिहार ने नहीं जीता। आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपनी मुद्रा तिजोरी का उद्घाटन किया है, और यह बंधन बैंक का पहला करेंसी चेस्ट है। यह पटना के ATM और शाखाओं के लिए नकदी प्रबंधन में मदद करेगा। कुल मिला के जाना कि बंधन बैंक ने क्या करा? पटना के दीदारगंज में क्या होना है? अपनी मुद्रा तिजोरी का उद्घाटन किया है, मुद्रा तिजोरी बस। और यह बंधन बैंक का पहला क्या? करेंसी चेस्ट है। ये भी याद रखना है, ये बंधन बैंक का पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, तो पहला करेंसी चेस्ट है। और पटना का क्या लिखा हो? ATM और शाखाओं के लिए नकदी प्रबंधन का मदद करेगा, ठीक है। इतना ही सिर्फ याद रखो कि बंधन बैंक ने पहली बार क्या करा? पटना के दीदारगंज का बनाया, अपना मुद्रा तिजोरी बनाया है। और यह बंधन बैंक का पहला क्या है? करेंसी चेस्ट है। आगे बढ़ना है। 6 जुलाई 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया की सहायता प्रणाली, यानी कि IRFS के तहत डायल 112 सेवा की शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई 2022 को जारी किया गया, किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। कौन से? आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए, आपको सहायता के लिए IRSS के तहत 112 सेवा लॉन्च की। 112 पर डायल करोगे, आपको इमरजेंसी लग जाएगा। हेल्प मांगना 112 आप डायल कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी लाइन है ये 112। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से अधिक मशरूम उत्पादन हुआ है। वाह। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से क्या बोला गया है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जारी किया है कि बिहार में बोल रहा है कि 2021-22 में 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र बिहार के बाद दूसरे स्थान पे है। वाह। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे बिहार है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशरूम उत्पादन बिहार का पूरे भारत में नंबर दूसरे पे आता है। इसमें 2021-22 में 28,000 टन मशरूम उत्पादन किया था। बिहार सेकंड नंबर पे आता है, और वही बात करते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। लास्ट है, लास्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बिहार के 5 उम्मीदवार में राजभाषा के लिए निवेदित निर्वाचन घोषणा की गई है। उम्मीदवार सतीश चंद्र भाजपा से हैं। इसको तो जानो नहीं, इसको नहीं। निर्वाचन अब तो ये चेंज कर गया ना, नीतीश कुमार पलट गया, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसको नहीं पढ़ना। सिर्फ इतना याद रखो कि हमारा क्या है, मशरूम के मामले में बिहार जो है नंबर 2 में था। तो ये था पूरा 2019 का करंट अफेयर। सॉरी 2019 बोला, सॉरी 2023 का करंट अफेयर था ये। पूरा 2023 का करंट अफेयर ये है, पूरे साल का करंट अफेयर ये था। इसको एक बार पढ़ गए ध्यान से और रिवीजन कर गए तो आपको पूरा 2023 क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा बिहार का करंट अफेयर, ठीक है। थैंक यू।